हेलो दोस्तों, आप सभी का अरबी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर जिसका नाम वेव ऑप्टिक्स है। दोस्तों, इसके रिगार्डिंग मेन पर्पस यही है कि हमारे पास जो बच्चे JEE और नीट के जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए जो है रिकैप एक क्विक रिवाइज हो जाए। इस पर्पस से ये वीडियो बनाई जा रही है कि लास्ट टाइम पे ये हेल्प हो जाए। दोस्तों, इसमें कोशिश ये की गई है कि जो JEE और नीट के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, कंसेप्ट हैं, उनको इसमें जो है इंट्रोड्यूस किया जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें वेव फ्रंट्स। तो वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? वेव फ्रंट्स को मैं एक हल्का सा समझाऊं। A wavefront is the locus of points wavelets having the same phase of oscillation। आपने देखा हो, जैसे हमने बोला था कि एक हमारे पास एक की पोटेंशियल सरफेस हुआ करती थी, गॉसियन सरफेस हुआ करती थी। वो क्या थी कि एक फ्रंट तैयार होती थी, एक ऐसा फ्रंट जिससे वेव गुजरे उसको वेव फ्रंट बोलते हैं। अब वो वेव फ्रंट तुम्हारा स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है और एक प्लेन हो सकता है। तो कैसे हैं उसको एक बार हम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो हम बोलते हैं पॉइंट सोर्स। मान लो एक हमारे पास पॉइंट सोर्स है, उससे हमारी रेज क्या निकलती हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं। उनको कवर करती हुई सेम, साफ लिखा है सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन। मान लो अगर हमारे पास इस पे जो वेवलेट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो क्या होंगे, सब इसके लोकस होंगे। और लोकस होंगे मीन्स सिंपली ये कह रहा है कि जो भी रेज जाएगी वो इन लोकसों से, उन पॉइंटों से होके क्या है, गुजरेगी। और जब जाएगी तो ये आगे फिर अपना एक और नया एक वेव फ्रंट तैयार कर लेंगी, फिर आगे एक और वेव फ्रंट तैयार कर लेंगे। तो ये कंटिन्यूस वेव फ्रंट जो है हमारे से सेम डिस्टेंस ना होकर डिफरेंट डिस्टेंस पे वेव फ्रंट हमारे तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही सेम है हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का मतलब हमारे पास मान लो एक लाइन सोर्स है, उस लाइन सोर्स से हमारे पास कुछ रेज हैं जो इस तरह से निकल रही हैं। तो इन निकलने वाली रेज के लिए हमारे पास जो लॉजिक है वो क्या होगा कि इनको कवर करते हुए एक सिलेंडर बने, इसलिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट तैयार होता है। एक होता है मान लो इनफाइनाइट सोर्स है, उस इनफाइनाइट सोर्स से हमारे पास कुछ रेज पैरेलल आती हैं और उन रेज रेज से कौन सा वेव फ्रंट तैयार होगा, उस वेव फ्रंट का नाम पड़ा प्लेन वेव फ्रंट। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें हाइगन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। तो होता क्या है कि हमारे पास मान लो एक पॉइंट सोर्स है एस, जिससे क्या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट की रेडिएशन रेज निकल रही हैं। और वो जो रेज निकल रही हैं तो वो एक ऐसी शेप बना लेती हैं, तो वो एक न्यू वेव फ्रंट तैयार होता है जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो ये सब नए नए डिस्टर्बेंस हैं जो एक नए पॉइंट पे होते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है इसको समझते हैं। Each point on a wavefront acts as a fresh source of disturbance of light। तो हमारे लिए क्या था, वेव फ्रंट जो है काम करता है एक फ्रेश सोर्स की तरह, जो कि एक लाइट के डिस्टरबेंस के फ्रेश फ्रेश सोर्स की तरह काम करता है। फिर वो एक नया वेव फ्रंट तैयार करता है आगे के लिए। नेक्स्ट है द न्यू वेव फ्रंट एट एनी टाइम लेटर इज ऑब्टेन्ड बाई taking the forward envelope of all the secondary wavelets at that time। सो इसमें पूछ रहा है कि जो हमारे पास वेवलेट्स हैं या वेव फ्रंट है वो हमारा फॉरवर्ड ही क्यों, बैकवर्ड क्यों नहीं बनता, उसके पीछे लॉजिक को समझते हैं। तो इसमें लिखा गया है एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा होता है। अब मीन सिंपली आप ये समझिए 1 प्लस कॉस थीटा, क्या 1 प्लस कॉस थीटा। ऑब्वियसली फॉर द बैकवर्ड वेवलेट मीन्स थीटा कितना होना चाहिए 180। अगर थीटा 180 होगा, सोचो हमारे पास जो कॉस 180 की वैल्यू -1 प्लस 1 प्लस -1 तो कितना आएगा 0। जब एम्पलीट्यूड 0 होगा तो बैकवर्ड कोई हमारे पास वेव फ्रंट तैयार नहीं होगा। तो यहाँ एक हमारे पास यही है कि क्यों नहीं होता, तो उसके पीछे वजह है कि एम्पलीट्यूड हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मान लो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ प्लेन सरफेस। तो ऑन हाइगन्स प्रिंसिपल के बेस पे हमें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो प्रूव करना था। तो मेन क्या था इसमें पॉइंट समझेंगे आप लोग कि मान लो हमारे पास दो इंसिडेंट रे थी, एक इंसिडेंट रे और एक इधर है। अब जब वो रेयर से किस में जा रही है, डेंसर में, तो हमें मालूम है वो
अपने नॉर्मल की तरफ मतलब झुकेंगी। जब झुकेंगी तो देखोगे आप इनके बीच में जो ये एल है और इधर जो बनेगा वो नया वेव फ्रंट बनेगा जिसे हमने एल डैश के नाम से दिया। तो ये क्या था हमारे पास ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये सी डी क्या था रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और एक्स वाई क्या था हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता था साइन आई अपॉन साइन आर इजकल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, या हम बोल सकते हैं एल डैश इजकल टू एल इंटू कॉस आर अपॉन कॉस आई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेस। तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या हैं ये देखेंगे। इसने बोला है कि जो भी हमारे पास रेज हैं उनका जो फेज डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होगा तब हमारे पास क्या है कोहेरेंट सोर्सेस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय टू मेथड्स। मीन सिंपली फर्स्ट वन इज बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड सेकंड बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। सो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स कुछ नहीं, जब दो वेव्स हमारे पास होती हैं तो जब वो दो वेव्स हमारे पास मिलती हैं सुपरपोज होती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं हम लोग इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है कि सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। इसका कुछ फार्मूला होता है उसे समझ लेते हैं कि इंटरफेरेंस के टर्म में क्या फार्मूला होता है। फेज डिफरेंस का फार्मूला आता है 2 पाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स क्या होता है डी कॉस थीटा। अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर या हम बोलें आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास इंटेंसिटी का एक नया फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से आई इजकल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला, अगर मान लो वो कह रहा है कि ए वन ए टू ए जीरो और आई वन आई टू आई जीरो, सो सिंपली ए का फॉर्मूला फाइनली एम्पलीट्यूड का क्या होगा जो कि हमें टू ए जीरो कॉस डेल्टा फाइव अपॉइंट टू और आई का फॉर्मूला आ जाएगा फोर आई जीरो कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू। दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखने हैं दोनों की दोनों, हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लेकिन हाँ ये दोनों पॉइंट हमें याद रखने हैं जिस पे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं इस पे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आगे देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है उसे समझ लेते हैं एक बार। व्हेन टू वेव्स ओवरलैप टू क्रिएट ए लार्जर वेव्स। मीन सिंपली हमारे पास एक नॉर्मल अगर हम समझें कि हमारे पास मान लो दो वेव्स हैं, एक वेव्स कुछ इस तरह से है और दूसरी वेव्स जो है इससे और है। जब इन वेव्स को हम मिलाएंगे तो ये वेव्स क्या हो जाती हैं बढ़ जाती हैं, तो मतलब क्या हो जाता है लार्जर वेव बन जाती हैं। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। जब दो वेव्स सेम फेज में हो तो वो क्या है जब आपस में जुड़ती हैं सुपरपोज होती हैं तो वो क्या है एरिया जो है लार्ज कवर कर लेती हैं, जिसमें फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा फाइव इक्वल टू टू एन पाई, जहाँ डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा होता है। एन की वैल्यू जीरो वन टू थ्री कुछ भी ले सकते हैं और एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है दोनों का क्या हो जाता है सम हो जाता है। जैसे मान लो नीचे वाली का ए वन है और ऊपर वाली का ए टू है। अगर हम आई मैक्स निकालें तो अंडर रूट आई वन प्लस आई टू का अंडर रूट आई टू का होल स्क्वायर, या तो मान लो इफ ए वन ए टू इजकल टू ए जीरो आई वन आई टू इजकल टू आई जीरो, तो ए मैक्स का फॉर्मूला टू ए जीरो आई मैक्स इजकल टू होता है फोर आई जीरो। अगर हम इसी में बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है उसे समझ लेते हैं एक बार। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है व्हेन टू वेव्स ओवरलैप टू कैंसिल ईच अदर आउट। सो डेल्टा फाइव इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई। अब ये क्या कहना चाहता है डिस्ट्रक्टिव कुछ नहीं, माँ हमारा जुड़ता था यहाँ हमारा क्या होता है घटेगा और घट के क्या हो जाता है कैंसिल आउट हो जाता है। सो फॉर्मूला आ जाता है इसका फेज डिफरेंस का डेल्टा फाइव इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई और हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू लेमडा बाई टू, जहाँ एन की वैल्यू हमारे पास जीरो वन टू थ्री। अगर हम आई मिनिमम की बात निकालें तो अंडर रूट आई वन का स्क्वायर अंडर रूट आई वन माइनस आई टू का स्क्वायर, जहाँ हमारे पास आई वन आई टू आई जीरो ए वन ए टू ए जीरो। तो ए मिनिमम होगा जीरो और आई मिनिमम भी क्या होगा हमारे पास जीरो। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है सेम। इसी में आगे देखते हैं हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता क्या है कि जब हमारे पास दो सोर्स हो, एक सोर्स से जब दो सोर्स हमारे क्रिएट हो और इनसे क्या हमारे पास रेज मीन्स सिंपली वेव निकलती हो, तो इसको आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो भाई, यूट्यूब पे भी जाके देख सकते हो, बड़ा अच्छा लगता है इसका एक्सपेरिमेंट देखने पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को।
तो आप अगर एक बार यूट्यूब पे देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा इसकी कोई वीडियो, शॉर्ट वीडियो में, कि एक्सपेरिमेंट कैसे दिखता है और कैसे होता है, तो वो चीज़ें। तो आप इसमें देखोगे एक परपेंडिकुलर ये जो पाथ है, ये जो एक्स्ट्रा पाथ है जो इनने चला, तो कितना पाथ एक्स्ट्रा चला, डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, जहाँ डी जो है, कैपिटल डी जो है लैम्डा से बहुत बड़ा होता है। साइन थीटा एंगल बहुत छोटा होता है, इसलिए साइन थीटा टेन थीटा के क्या होता है, इक्वल होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन डी, जहाँ डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी कैपिटल डी। तो नेक्स्ट इसी में देखते हैं, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस फॉर अ ब्राइट फ्रिंज एट पॉइंट पी। तो हमारे पास एट पॉइंट पी पे अगर हम ब्राइट फ्रिंजेस की बात करें, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी बराबर एन लैम्डा, जहाँ एन की वैल्यू 0 1 2 3 होती है, एंड वाई इक्वल टू होता है एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, जहाँ एन की वैल्यू, अगर मान लो जब एन की वैल्यू 0 तो वाई भी 0, एन की वैल्यू 1 तो डी लैम्डा बाई 2, मीन सिंपली एन की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। अगर यही चीज हमसे फ्रिंज विड्थ पूछे, फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता था, डिफरेंस, तो वाई एन माइनस के वाई एन माइनस के 1, तो ये आएगा डी लैम्डा अपॉन डी। वहां था ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, और यहाँ क्या आ गया हमारा डार्क फ्रिंजेस। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए डेल्टा एक्स इक्वल टू वाई डी अपॉन कैपिटल डी, सेम है फॉर्मूला, लेकिन जब एन के टर्म में हो तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, और y जब निकालें तो 2n प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d, क्या आ जाएगा हमारे पास 2d। अगर हमसे पूछा जाए कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ से। मस्ट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट में सिंपली सेम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होना चाहिए, कि पोलराइजेशन क्या है, तो पोलराइजेशन के लिए दिखाएगा ही कि हमारी जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो हमारी पोलराइजेशन नेचर शो करती हैं। सेकंड है मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक ही पाथ को फॉलो करे, एक ही हमारे पास क्या हो, कलर की लाइट हो, एंड सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। ये किसके लिए, सस्टेन इंटरफेरेंस। जब हम स्लिट के बीच में अगर कोई स्लैब रख दे, तो दोस्तों इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मान लो हमारे पास यहाँ से क्या है, वेव्स निकल रही हैं, और इन वेव्स के बीच में अगर हम एक स्लिट रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और थिकनेस उसकी टी है, जो डेल्टा वाई होगा वो क्या होगा, डी टी अपॉन स्मॉल डी इन ब्रेकेट म्यू माइनस के 1। तो ये हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, और क्या है इसमें, जिस साइड स्लैब इंसर्ट करते हैं उसी तरफ डेल्टा वाई क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। पोजीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा विल चेंज। अब आता है अगला, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डाइफ्रैक्शन क्या कहता है हमारे पास, कि बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। आपने देखा होगा जब कोई लेंस होता है, तो लेंस मीन सिंपली लेंस होता है, लेंस के इधर अगर हम कोई रेज लाते हैं तो वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस का नाम है डाइफ्रैक्शन। अब ये कह रहा है कि फॉर nth फ्रिंजेस के लिए क्या फॉर्मूला था, एन लैम्डा बराबर ए साइन थीटा। तो इस पे क्या हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना होगा एन लैम्डा इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर ये जब हमसे विड्थ पूछे सेंट्रल मैक्सिमा की, तो क्या आएगा, 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। एंगुलर विड्थ की बात करें तो 2 थीटा मीन सिंपली 2 लैम्डा अपॉन ए। तो ये थे हमारे डाइफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट, एक दो फॉर्मूले जिनसे क्वेश्चन हमारे पूछे किए जाने के क्या है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगली हेडिंग है हमारे पास पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है, तो उसके लिए देखेंगे आप लोग, इट्स प्रॉपर्टी शोन बाई ट्रांसवर्स वेव। सेकेंड पॉइंट है, द लाइट वेव्स विच ट्रेवल ओनली इन अ सिंगल प्लेन आर नोन एज पोलराइज्ड लाइट वेव्स। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अनपोलराइज्ड light waves to polarized light waves is called polarization of light। तो सिंपली ये कहना चाहता है कि आपके पास जो अनपोलराइज लाइट है उसको हम जो है पोलराइज लाइट में जो बदलते हैं, जो ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसी में फॉर्मूला है इसमें कि आई इक्वल टू आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। एक होता है मेलस लॉ, अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, आई डैश इक्वल टू बराबर आई कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो हमारे पास इंसिडेंट रेज हैं तो उनके लिए कैसे है, तो ये जो थीटा है ये हमारे पास थीटा हम कंसीडर करते हैं, और उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है।
पोलराइजेशन बाई रिफ्लेक्शन एंड ब्रिस्टर्स लॉ। रिफ्लेक्शन एंड ब्रिस्टर्स लॉ क्या कहता है, मान लो जब कोई इंसिडेंट रे आती है, पॉइंट नॉर्मल, ये हमारा के पास क्या हो जाएगा नॉर्मल, तो वो कुछ तो रिफ्लेक्टेड हो जाती है, कुछ क्या हो जाती है ट्रांसफर्ड हो जाती है। मान लो म्यू 1 है और ये म्यू 2 है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री का, ये आई बी है, जिसे हम ब्रिस्टर्स एंगल बोलते हैं। साइन आई बी अपॉन साइन 90 माइनस के आई बी, क्योंकि आर चाहिए तो आर होगा 90 माइनस के आई बी। तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1, तो हमारे पास यहाँ एक फॉर्मूला बन जाता है टेन आई बी बराबर म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो हमें इसमें याद रखना है ये वाला फॉर्मूला, जहाँ टेन आई बी इक्वल टू म्यू, तो म्यू की वैल्यू होती है 1 से ज़्यादा। और ये पॉइंट भी आपको याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जा चुका है नीट और जे डबल ई में क्वेश्चन कि 45 डिग्री लेस देन आई बी ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो आई बी की वैल्यू जो है हमेशा 45 से बड़ी होगी, लेकिन 90 से क्या होगी, कम होगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो ये वेव ऑप्टिक्स का जो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है वो हमारा क्या होता है, फिनिश होता है। दोस्तों इसी के साथ आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, और भी वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड होंगी। इसी के साथ जो है अपनी बॉडी को विराम देते हुए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।